जो बाइडेन एक ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार को प्यार करते हैं और इसी वजह से वो अमेरिका के लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि वोट डालने से पहले अमेरिका की भलाई के बारे में सोचना कितना जरूरी है। लेकिन इस समय भारत में कई राजनीतिक परिवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कल बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे और आज रात बिहार के नेताओं को शायद नींद नहीं आएगी। जो बाइडेन ने तो 33 साल तक धैर्य रखा और वो आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति बन ही गए। लेकिन भारत में राजनेता अक्सर अपना धैर्य बहुत जल्दी खोने लगते हैं और यही वजह है कि अंतिम नतीजा आने से पहले सभी अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी अभी भी कर रहे हैं। हालांकि ये सब जगह होता है, अमेरिका में भी यही होता है, भारत में भी यही होता है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स के मुताबिक इस बार बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को नुकसान हो सकता है और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव राजनीति के नए सितारे बनकर उभर सकते हैं। ये एग्जिट पोल्स अगर सही साबित हुए या गलत साबित हुए ये तो हम आज की रात नहीं कह सकते, लेकिन इनसे जो अहम बातें निकल कर आती हैं उनका विश्लेषण आज हम जरूर आपको करना चाहेंगे। वैसे तो कल सुबह 6 बजे से हमारा विश्लेषण और नतीजे आने 8 बजे से शुरू हो जाएंगे, लेकिन आज बिहार के चुनावों की पूर्व संध्या पर, नतीजों की पूर्व संध्या पर, इलेक्शन रिजल्ट की पूर्व संध्या पर यह सोचना जरूरी है कि बिहार के चुनावों का पूरे भारत की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक राज्य के चुनाव नहीं है। पहली बात यह है कि क्या बिहार के लोगों के लिए करप्शन अब कोई मुद्दा नहीं रहा, यानी भ्रष्टाचार। क्या भ्रष्टाचार को हमारा देश अब अपने जीवन का हिस्सा मान चुका है और भ्रष्ट नेताओं से अब हमें कोई परेशानी नहीं है? क्योंकि अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो समझ लीजिए आरजेडी अगर जीतती है, आरजेडी है लालू प्रसाद यादव की पार्टी और यह पार्टी अपने भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी। लालू यादव अभी भी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में है। अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि भ्रष्टाचार अब हमारे देश में कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा। वर्ष 2019 के करप्शन इंडेक्स के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में बिहार पूरे देश में राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है। बिहार के 75% लोगों ने यह माना था कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई रिश्वत जरूर दी है और इसी सर्वे के मुताबिक 15 साल पहले बिहार भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर था, यानी जब आरजेडी का शासन था। यानी सरकारें आई और गईं, लेकिन बिहार के लोगों को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्ति कभी नहीं मिली। हालांकि यह बात सही है कि बिहार में पिछले लंबे समय से कोई ऐसा बड़ा घोटाला नहीं हुआ है जिसे लेकर सरकार विवादों में आई हो। यह बात भी बिल्कुल सही है। बिहार में पहले बहुत किडनैपिंग्स हुआ करती थी, कोई काम बिना रिश्वत के होता नहीं था, उसमें जरूर कमी आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी के जीवन में भ्रष्टाचार आज भी वैसा ही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर एग्जिट पोल सही हैं और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है तो यह माना जा सकता है कि बिहार में एक बार फिर से परिवारवाद की वापसी होगी। लालू यादव और उनके परिवार ने वर्ष 1990 से 2005 तक बिहार पर शासन किया था। अब एक बार फिर लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव अब इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। आपको याद होगा विपक्षी पार्टियों ने सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाया था कि एक परिवार मिलकर बिहार पर शासन कर रहा है। कभी लालू यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाती हैं, कभी उनके बेटे जो हैं वो सरकार चलाने लगते हैं और पूरी सत्ता की जो चाबी है वो सिर्फ एक परिवार के पास है। और एक समय था जब हमारे देश में परिवारवाद के खिलाफ एक लहर चली थी और वोटर्स ये बताने लगे थे कि उन्हें परिवारवाद से समस्या है, वो नए लोगों को लाना चाहते हैं। लेकिन अगर आरजेडी जीती, इसका मतलब ये है कि बिहार के लोगों ने अब भी लालू यादव के परिवार पर अपना पूरा भरोसा खोया नहीं है। अभी भी बिहार के लोग लालू यादव के परिवार पर विश्वास कर रहे हैं और उनके परिवारवाद से लालू यादव बिहार के लोगों को कोई समस्या नहीं है। तीसरी बात है कि बीजेपी ने बिहार के विधानसभा चुनावों में चीन का मुद्दा उठाया, लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया। लेकिन अगर एग्जिट पोल सही निकले तो आप ये मान सकते हैं कि बिहार के लोगों ने चीन के मुद्दे को भी नकार दिया। बीजेपी ने तो यहां तक कहा था कि गलवान में बिहार रेजिमेंट लड़ी थी, यानी बिहार रेजिमेंट ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया था। लेकिन अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही हैं और आरजेडी वहां उभर कर आ रही है, बीजेपी और जेडीयू से आगे निकल रही है, तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने चीन के साथ जो सीमा विवाद हुआ, गलवान में जो हमारे शहीद हुए लोग, हमारे जो सैनिक जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, वो मुद्दा और कोरोना वायरस
पर केंद्र सरकार ने जो कुछ किया वो मुद्दा वो शायद लोगों को बहुत प्रभावित नहीं कर पाया और लोकल इश्यूज जो थे बिहार के वो ज्यादा इस चुनाव में कारगर रहे। राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चले, 370 नहीं चला, कोरोना वायरस नहीं चला, गलवान और छीन नहीं चला, सुशांत सिंह राजपूत भी नहीं चला। इसका मतलब क्या चला होगा तो अब आपको बताते हैं। इस सब के विपरीत तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने अलग मुद्दे उठाए। उन्होंने कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा उठाया और अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो ये बात सभी नेताओं को साफ हो जानी चाहिए कि युवाओं की असली जरूरत क्या है, ये उन्होंने कहा। नीतीश कुमार को महिलाओं से मिलने वाले वोटों से बहुत उम्मीद थी क्योंकि उनका मानना है कि बिहार में शराबबंदी करवाकर उन्होंने बिहार की महिलाओं का जीवन सुधार दिया। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि जिन घरों में युवा लोग या जिन घरों में मर्द बेरोजगार बैठे हैं वहां की महिलाओं ने भी शायद रोजगार के मुद्दे पर ही वोट दिया होगा। यानी शराबबंदी तो ठीक है, लेकिन जब आदमी बेरोजगार होकर घर में बैठा है तो यह बात भी महिलाओं को चुभती है। चौथी बात यह है कि इन चुनावों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सोशल मीडिया पर तो हर रोज ट्रेंड कर रहा था और भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हर रोज ट्रेंड कर रहा था। आपने देखा होगा जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तब से लेकर अब तक, जून से लेकर अब नवंबर आ गया, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब सुशांत सिंह सोशल मीडिया पर ट्रेंड ना किए हों। हर रोज उनके नाम पर ट्रेंड चलता है और ऐसा लगता है कि पूरा भारत सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी को सुलझाना चाहता है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं ना देखना चाहता है ना सुनना चाहता है। फिर आपने ये भी देखा होगा लगातार सारे न्यूज चैनल्स पर सुशांत सिंह के अलावा कुछ नहीं चला कई महीनों तक। हर रोज प्राइम टाइम में आपको सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत, उसकी मौत के पीछे क्या गुत्थी है, क्या मिस्ट्री है, कौन उनकी मौत का जिम्मेदार है, सिर्फ यही महीनों तक न्यूज चैनल्स पर चलता रहा। बहुत सारे लोग तो हमें मिलते थे जो ये कहते थे कि भाई हर रोज सुशांत सिंह राजपूत देख देख कर हम परेशान हो चुके हैं, अब थक चुके हैं, कुछ और भी दिखाना शुरू कीजिए। क्या दुनिया में कोई और खबर नहीं है? आपको याद होगा हमारे ही देश के न्यूज चैनल्स ने कोरोना वायरस पर कवरेज करनी बंद कर दी थी। जो हमारे प्रवासी मजदूर थे जो परेशानी से गुजर रहे थे उसकी कोई कवरेज नहीं हुई। और उनका क्या, जो बेरोजगार हो गए थे उनका क्या होगा, वैक्सीन का क्या होगा, इसके बारे में मीडिया में बात होनी बंद हो गई थी। लेकिन इन चुनावों में, बिहार के चुनावों में बहुत सारे पार्टियों को और नेताओं को यह लगा होगा कि यह मुद्दा बनेगा, लेकिन सुशांत सिंह का मुद्दा बिहार चुनाव में नहीं चला और बावजूद इसके कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के ही थे। पांचवी बात यह है कि अगर कल तेजस्वी यादव और आरजेडी जीत जाते हैं तो आप मान सकते हैं कि बिहार के लोगों ने लालू यादव और उनके परिवार के 15 साल के शासन और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भुला दिया है और उन्हें माफ कर दिया है। बड़ा दिल दिखा दिया है बिहार की जनता ने। छठी बात यह कि बिहार चुनाव के नतीजे जैसे भी आए उनका असर अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा और उनका नतीजा इस बात पर भी पड़ेगा कि देश में ओवरऑल जो माहौल है वो किस तरफ जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है लालू यादव के 31 साल के पुत्र तेजस्वी यादव, जो लालू के दोनों पुत्रों में सबसे छोटे हैं। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव ने इस बार बिहार में एक दिन में 17 रैलियां करने का रिकॉर्ड बनाया, धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इन रैलियों में उन्होंने लंबे लंबे भाषण नहीं दिए। खास बात सुनिए अब, तेजस्वी यादव अलग कैसे दिख रहे हैं। पहली बात, लंबे भाषण नहीं देते, बिल्कुल T20 मैच के अंदाज में भाषण देते हैं। T20 वाली छोटी छोटी रैलियां करते हैं ताकि दिन में ज्यादा रैलियां कर सकें। बड़ी विशाल रैलियां नहीं करते और एक रैली में 2-2 घंटे नहीं लगाते। छोटे छोटे भाषण देते हैं, जनता से दो तरफा संवाद करने की कोशिश करते हैं और अपनी बात पर सीधे आ जाते हैं। बहुत घुमा फिरा कर बात नहीं करते, सीधे जनता के पास आते हैं और कहते हैं कि वोट लेने आया हूं, वोट दोगे या वोट नहीं दोगे। उनसे जनता से ये पूछते हैं और जनता को क्यों वोट देना चाहिए तुरंत 5 मिनट में बता देते हैं और फिर जनता तभी फैसला कर लेती है कि वोट देना है या नहीं देना है। बाकी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आपने देखा होगा, वो लंबे लंबे भाषण दे रहे थे। पहले एक नेता आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है। एक रैली एक 3 घंटे के
फिल्म के शो की जैसे दिखने लगती है और उसमें नेता लंबे लंबे भाषण देते हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से होते हुए उसके बाद फिर लोकल मुद्दों पर आते हैं। तेजस्वी ने ऐसा नहीं किया। तेजस्वी यादव क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और वो आईपीएल के पहले सीजन में दिल्ली की टीम से भी खेले हैं। हालांकि उन्हें एक भी मैच खेलने का तब मौका नहीं मिला था, लेकिन टीम के सदस्य वो थे, दिल्ली की टीम में वो शामिल थे, लेकिन फाइनल प्लेइंग 11 में नहीं आ पाए थे, लेकिन क्रिकेट खेलते हैं वो। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आईपीएल के अनुभवों को इन चुनावों में पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की है और पूरा उनका जो पूरा मामला था वो आईपीएल के मैच जैसा था, जो मैंने आपको पहले बताया। दूसरी खास बात यह कि तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में ना तो अपने पिता की तस्वीर का इस्तेमाल किया, लालू यादव की तस्वीर का इस्तेमाल, और ना ही ज्यादातर मौकों पर अपने पिता का कोई ज्यादा नाम लिया, ना उनका इस्तेमाल किया। शायद तेजस्वी ये समझ गए थे कि जो युवा पीढ़ी है उसे लालू यादव के शासन के दौरान हुए घोटालों, अपराध और भ्रष्टाचार के बारे में अब या तो पता नहीं होगा या याद नहीं होगा, और जिन लोगों ने वो दौर देखा है उन्हें इसकी याद ना ही दिलाई जाए तो अच्छा है। क्योंकि आप जानते हैं जो युवा हैं, क्योंकि 15 साल पहले लालू बाहर हो गए थे सत्ता से, तो जो आजकल के युवा हैं उन्हें पिछले 15 साल का उन्हें कुछ याद नहीं है, क्योंकि 15 साल में उन्होंने लालू को देखा नहीं, और 15 साल पहले जब लालू थे उससे 15 साल पहले, तब तक जो आज का वोटर है वो या तो बहुत छोटा रहा होगा, उसे तब के बारे में कुछ याद नहीं है, और याद भी अगर उसने देखा भी होगा तो अब शायद भूल चुका होगा। और तेजस्वी ने बहुत स्मार्टली बिहार के वोटर्स को उस जमाने का कुछ याद दिलाने की कोशिश भी नहीं की, और वो जानते थे कि जो हमारा पास्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा वोट नहीं दिलवा सकता, इसलिए उन्हें स्पष्ट थे वो अपने दिमाग में कि उन्हें क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या बताना है और क्या छुपाना है, इसको लेकर उनके दिमाग में बिल्कुल स्पष्टता थी। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जिट पोल पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते। और एक और बड़ी बात जो तेजस्वी यादव ने की है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक नहीं किया। उन्होंने कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत तौर पर अपने निशाने पर नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में अभी बिहार में कोई कमी नहीं आई है, वो आज भी बहुत लोकप्रिय है। तो आपने ये भी आपको देखना होगा कि जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, अब उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया था दिल्ली में, और अब तेजस्वी यादव भी यही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं वोटर से कि केंद्र में आप प्रधानमंत्री मोदी को रखिए और राज्य में मुख्यमंत्री मुझे रखिए। केंद्र के लिए, भारत के लिए मोदी से बेहतर कोई नहीं है, और राज्य के लिए हमसे बेहतर कोई नहीं है, और हमारी मोदी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी मोदी से कोई बैर नहीं। इसलिए तेजस्वी यादव की जो पूरी रणनीति थी वो वही थी कि मोदी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश की खैर नहीं। ये फॉर्मूला लेकर वो चले, और लोगों को इस फॉर्मूले में शायद दम लगा होगा, ऐसा एग्जिट पोल कहते हैं। अब थोड़ा सा कुछ घंटों का इंतजार है, पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल सही है या गलत। अगर नीतीश कुमार वापस जीत गए, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन वापस आ गया, तो हमने जो सारी अभी आपके सामने विश्लेषण किया है, ये सारा विश्लेषण उल्टा पड़ जाएगा। और फिर विश्लेषण क्या होगा? फिर विश्लेषण ये होगा कि ऐसा लगता है कि चीन विवाद चल गया, गलवान में जो कुछ हुआ, बिहार के लोगों ने उस पर वोट डाला, कश्मीर के 370 पर वोट डाला, और कोरोना वायरस पर मोदी सरकार ने जो शानदार काम किया है उस पर भी बिहार में वोट पड़े हैं। बिहार में लोकल इश्यूज पर वोट नहीं पड़े हैं, और बिहार में जो बेरोजगारी रही होगी, या विकास के काम को लेकर लोगों की समस्या रही होगी, या नौकरियां रही होंगी, उस पर वोट नहीं पड़े। लेकिन इन दोनों विश्लेषणों में कौन सा फिट बैठेगा, ये कल दोपहर तक आपको पता चल जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.